नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। इसी बीच अधीर रंजन ने कहा कि वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगेंगे, लेकिन इन पाखंडियों मतलब बीजेपी के नेताओं से माफी नहीं मांगने वाले। दरअसल अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था और इसी लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखें। मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक आदिवासी महिला को समर्थन न देना पहले ही कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किल बना हुआ है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, लेकिन अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के एक बयान ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। इसे बीजेपी आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी सोच बता रही है। बीजेपी ने इस मामले में सोनिया से माफी की मांग की है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने के लिए समय मांगा है। अधीर रंजन की सफाई है कि वो अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस लेनी मुश्किल है। बीजेपी ने इस मामले में पूरे देश में विरोध शुरू कर दिया है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों में बीजेपी इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रही है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती है। ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। जिस तरह से उन्होंने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी के लिए वक्तव्य दिया है, जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है, राष्ट्रपत्नी उन्होंने बोला है, ये पूरे देश का अपमान है और नारी समाज का अपमान है और विशेषकर आदिवासियों का अपमान है। उधर कांग्रेस का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी राई का पहाड़ बना रही है। यदि दादा ने कुछ गलत बोल भी दिया, वो कह रहे हैं मैंने गलत बोला, माइक तो दीजिए, हमको बोलने का मौका तो दीजिए। आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं और सोनिया जी से बोल रहे हैं माफी मांगो? ठीक है, बात तो करिए, पूरी बात तो हो सदन में। जाहिर है जुबान इतनी भी फिसलन भरी नहीं होनी चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्सियत के बारे में बात करते हुए भी फिसल जाए। ऊपर से वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और उनके साथ आदिवासियों की भावनाओं के साथ साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ा है। ऐसे में बीजेपी इससे कांग्रेस की आदिवासी और महिला विरोधी सोच बताकर सियासी मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कमल खिला। पहले चरण में 170 और दूसरे चरण में 143 जनपदों में बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो पीछे नहीं है, बल्कि बीजेपी झूठ फैला रही है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को 170 जनपद पंचायतों के बाद गुरुवार को भी 143 जनपद पंचायतों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ। बुधवार को बीजेपी ने दावा किया कि 170 सीटों में से पार्टी ने 121 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का दावा था कि पार्टी को 89 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि दोनों के दावों को अगर सही मान लिया जाए तो आंकड़ा 170 से कहीं ज्यादा निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, ये मुमकिन नहीं। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी जीत के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। दरअसल जनपद पंचायत के चुनावों के नतीजों को लेकर बीजेपी में उत्साह है और वो अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी दावों में पीछे नहीं है। उधर दूसरे चरण में भी 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ है।
बीजेपी के दावों के मुताबिक पार्टी ने यहां भी सेंचुरी लगा दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दावे और कांग्रेस पार्टी के वादे, उनकी हकीकत क्या है ये देश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। पहले भी आप देख चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिस तरह से वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ होने का दावा करते रहे और बाद में देखा कि उनके खुद का घर फिसल चुका है, लोग कई सारे क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, उस तरह से ही भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की पार्टी है, लगातार मध्य प्रदेश की सेवा कर रही है। इस बात को लोग जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं जो चुनाव जीत कर आए, क्योंकि आप जानते हैं बिना सिंबल का चुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से 121 का आंकड़ा तो हमने पेश किया है, उसके बाद भी आपको बहुत सारे दृश्य ऐसे दिखाई देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार बीजेपी के दावों को गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। उधर कांग्रेस का भी आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को धमका रहे हैं। उन पर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में वोट न डालने का दबाव बनाया गया है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि उनके पास इसका सबूत भी मौजूद है। हमने 89 जनपद अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित बनने का दावा किया है और भाजपा के दावे की तो पोल शाम को ही खुल गई थी जब उसमें देखा गया खनिया धाने के जनपद अध्यक्ष ने घोषित किया कि मैं कांग्रेस समर्थित हूं। भाजपा ने उनको अपनी लिस्ट में डाल दिया। ऐसे ही सतना जिले के सिहावल का भी हुआ, जो राजेश रावत जी हैं, वो जय जय कमलनाथ अजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उन कांग्रेस का पट्टा पहने थे। भाजपा ने उनके नाम का अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो डालकर और ट्वीट कर दिया। इससे साबित होता है कि भाजपा सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करना जानती है और ये आंकड़ों की बाजीगरी करना जानती है। कांग्रेस भले ही बीजेपी पर झूठे दावों का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी को अपनी जीत पर कोई शक नहीं। पार्टी ने अब जीत का जश्न मनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में एमजीएम प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है, लेकिन खबर है कि इस बार रैगिंग करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के सनसनीखेज मामले की जांच संयोगितागंज पुलिस ने शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हाथ कई अहम सबूत आए हैं। 6 से ज्यादा सीनियर छात्रों की पहचान भी कर ली गई है। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने शारीरिक और मानसिक तौर पर जूनियर को प्रताड़ित किया। हालांकि रैगिंग का खुलासा होने के बाद से प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। खबर के मुताबिक पीड़ित जूनियर मेडिकल छात्र ने रैगिंग करने वाले सीनियर्स के खिलाफ कई सबूत जुटाए और इसकी शिकायत दिल्ली यूजीसी की एंटी रैगिंग कमेटी को की। इसके बाद मामला डीन तक पहुंचा तो तकनीकी साक्ष्य समेत जांच पुलिस को सौंप दी गई। संयोगितागंज थाना पुलिस ने मामले में जांच जारी होने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक रैगिंग का मामला कॉलेज कैंपस का नहीं है, लेकिन सीनियर छात्रों पर आरोप है कि वो जूनियर छात्रों को बाहर बुलाते थे और उसके साथ गलत सलूक किया जाता था। कुछ आरोप ऐसे हैं जो काफी संगीन हैं। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ रैगिंग के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं दिखा जो नजीर बन जाए। साल 2021 में भी एक गोपनीय शिकायत एंटी रैगिंग कमेटी के पास पहुंची थी। कमेटी ने छानबीन की, लेकिन सबूत नहीं मिला। वहीं इसी साल जनवरी-फरवरी माह में भी रैगिंग की शिकायत आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए विकास सिंह चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बीमारियों का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। नर्मदापुरम के बगरातवा और दमोह के एक गांव में बीमारी से मौत के मामले भी अब सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच और इलाज के लिए कैंप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। बारिश के बाद बीमारियों का फैलना एक बड़ा खतरा होता है और इस बार मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों से बीमारियां फैलने की खबरें भी आने लगी हैं। भारी बारिश वाले जिले नर्मदापुरम के बागरातवा में उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया है। यहां अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। फिलहाल इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ खुद कलेक्टर ने डेरा डाला है। यहाँ पानी के सैंपल की भी जांच कराई जा रही है।
उधर डॉक्टर्स की टीम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। नर्मदापुरम के अलावा दमोह के खंचारी पट्टी गांव में उल्टी दस्त से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। बताया जा रहा है कि कुएं का दूषित पानी पीने के बाद ये बीमारी फैली। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाया और गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कीटनाशक खेतों में डल रहे, वो बह के उसमें गया होगा कुएं में, क्योंकि हर घर में 1-2 जन प्रभावित हैं और उल्टियाँ ज़्यादा हो रही थी, उनको दस्त तो कम लग रहे थे। और एक वृद्ध व्यक्ति की ख़त्म हो गया था, उसको एक ही उल्टी हुई और वो ख़त्म हो। उधर बारिश के बाद फैल रही बीमारियों पर सरकार की नजर है। प्रभावित इलाकों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। 10-12 लोग वहाँ बीमार हुए थे, वो अब पूर्णतः स्वस्थ हैं और वो अपने गांव में ही निवास कर रहे हैं। ऐसा कुछ पानी को लेके, क्योंकि वहाँ पर एक ही सोर्स है जिससे कि 3000 लोग उससे पानी पीते हैं, लेकिन उस पानी का भी टेस्ट करवाया गया, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें नहीं निकली हैं। एक तरफ सूबे के कई इलाकों में भारी बारिश ने आफत मचाई है, ऊपर से अब बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। उधर कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और मंकी पॉक्स भी एक नया खतरा बन चुका है। ऐसे में आने वाले वक्त में स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे बीच कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबत आने पर भी टूट जाते हैं, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जो ऐसी चुनौतियों से ना सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी। देखिए। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, लेकिन जीने का जज्बा हो तो उसे पास करना आसान हो जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी है भोपाल के मशहूर AVN चाय वाले प्रद्युमन सिंह चडार की। जी हाँ, प्रद्युमन एक्टर बनने का सपना लेकर भोपाल आया था, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया जिसमें चलना फिरना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल था। इलाज के लिए उसे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। शारीरिक कमजोरी के चलते उसके एक्टर बनने का सपना टूट गया, लेकिन प्रद्युमन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और AVN यानी अवास्कुलर नेक्रोसिस नामक इस बीमारी से लड़ने का निश्चय कर दिया। उसने इसी बीमारी के नाम से एक चाय दुकान भी खोल ली। अब प्रद्युमन को लोग उसके नाम से कम और AVN चाय वाले के नाम से अधिक जानते हैं। टाइम डिसीजन लिया कि मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊं, क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च किया फिर घर आके कि इसमें ऑपरेशन करवाने के बाद भी आप 15 से 20 साल ओनली सही से चल सकते हैं, इसके बाद आपको फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर उसके बाद क्या है, मैं फर्स्ट टाइम ये सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगा, अच्छा एक्टर बनूंगा। गांव से निकला हूँ मैं, तो मैंने सोचा कुछ नया करता हूँ, है ना। पर भोपाल में आकर ये सब घटना मेरे साथ जब घटती है तो फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए। मैं इस बीमारी में जकड़ जाता हूँ। फिर काफ़ी जगह मैंने इलाज करवाया। अभी कुछ 3 महीने पहले मैं फरवरी में पंडित खुशीलाल हॉस्पिटल चूनाभट्टी कोलार पर है, उसमें एडमिट रहा हूँ 3 महीने के लिए। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं, उनके अंडर में एडमिट था मैं। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, काफ़ी मुझे 40 से 60% आप कह सकते हैं इतना आराम है, तभी जाके मैं स्टॉल को रन कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यूटी रखा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? अब AVN के नाम से आपने अपनी बीमारी का नाम अपनी दुकान को दे दिया है, तो मैसेज में ये देना चाहूँगा कि सर आपकी जो प्राइम एज होती है लाइफ में ना, आपको 2 चांस मिलते हैं। फर्स्ट टाइम तो मेरा शॉर्ट चला गया, एक्टिंग का जो मेरा कैरियर था वो शॉर्ट चला गया। पर ये मैं जानता हूँ कि ये मेरा जो चाय का टी स्टॉल है ना, ये मेरा सेकंड चांस है और ये मेरा राइट डिसीजन ऐसा है कि अब करना इसी को है मुझे। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मोमेंट्स भी नहीं होते मुझसे। अब अगर मैं एक्टिंग करने जाता हूँ इसलिए शो या कहीं पर हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी मुसीबत आने पर भी टूट जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रद्युमन एक मिसाल बनकर उभरा है। उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए जो कस्टमर आते हैं वो भी इनकी इस हिम्मत की सराहना करते हैं। बिल्कुल, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ मैं हमेशा चाय पीने आता हूँ और ये बहुत बढ़िया बनाते हैं चाय, वो तो है ही। इसके अलावा बिल्कुल जिस तरह से ये मोटिवेट करते हैं हमको, इतनी बीमारी होने के बाद भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, काबिल तारीफ है। बीमारी से लड़ते हुए कोरोना काल में भी प्रद्युमन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कहता है कि सम्मान से जीना है तो मेहनत तो करनी ही होगी।
अब अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ उसकी जिंदगी का बड़ा मकसद अलग अलग बीमारियों के चलते अवसाद से ग्रसित युवाओं की मदद करना है, उनमें शान से जीने का जज्बा पैदा करना है। भोपाल से वासु चौरे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और पहल की है। गौमूत्र खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया। हरेली पर्व के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता वो बने। निधि स्व सहायता समूह ने गौमूत्र विक्रय की ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा की है। वहीं बीजेपी ने गौमूत्र की खरीदी पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली पर सीएम आवास में हुए आयोजन को लेकर बीजेपी ने बड़ा तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार गेड़ी चढ़ती है, भौरा चलाती है, कई आयोजन भी करती है जो पूरी तरह से ढोंग और पाखंड हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को नहीं भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितनी संवेदनशील है। सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। देखिए, ये तो ढोंग है पूरा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं और तरह तरह का पाखंड करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, अभी पिछले समय 2 राज्यसभा की सीट यहाँ पर खाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला राज्यसभा सदस्य के रूप में जो दोनों सीट बाहर दे दिए। आज यहाँ के किसान 550 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश की सरकार की गलत कृषि नीति के कारण। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 50-50 लाख का मुआवजा यहाँ के पैसे को दे के आते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान आज तरस रहे हैं, 5 लाख के मुआवजा के लिए भी तरस रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खाली छत्तीसगढ़िया लोगों का हमदर्द बनते हैं, पाखंड करते हैं और इसका खामियाजा इनको 2023 की विधानसभा चुनाव में भुगतना। नहीं, सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं, इनका ओपनिंग द स्क्रीन।